प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब आज यूजीसी नेट 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉप क्वेश्चंस मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं? ए, सुविचारित सहमति का अभाव, बी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, सी, अत्यधिक प्रलोभन, डी, अध्ययन के बारे में जानकारी देना। इंग्लिश इसकी है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द इथिकल इशू इन ए रिसर्च स्टडी दैट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स? A, lack of informed consent, B, physical and psychological harm, C, excessive inducements, D, debriefing। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, कौन सा हमारा सही होगा? अनुसंधान अध्ययन में कौन से नैतिकता? तो अध्ययन के बारे में जानकारी देना, यह जो है आपका अध्ययन के बारे में जानकारी देना, यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपको कह रहा है। यह तो हमारा उपयुक्त है, लेकिन अनुसंधान जो है वह मनुष्य को प्रभावित करता है। नैतिक मुद्दा कौन कौन से है यह तो हमारा होना चाहिए। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, यह हो गया। सुविचारित सहमति का अभाव है और अत्यधिक प्रलोभन, ये 3 जो है आपको A, B और C, ये आपको नैतिकता रखता है, इथिक्स है हमारा। ह्यूमन हार्म के अंतर्गत में ह्यूमन सब्जेक्ट जो है ये हमें हार्म पहुंचा रहा है। तो A, B, C आपको ऑप्शन A में है। सही आंसर का मिलन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। ए, एनालिसिस डाटा, बी, हाइपोथेसिस, सी, प्रोसेस डाटा, डी, फाइंडिंग, ये है रिसर्च डिजाइन। इंग्लिश इसकी हिंदी में है, मात्रात्मक सोच से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करना है। ए, डेटा विश्लेषण, बी, परिकल्पना, सी, डेटा प्रसंस्करण, डी, निष्कर्ष और ई है शोध अभिकल्प। इसमें इसका ट्रिक है PHDCAG। P है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, और H है यहाँ आपका हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले देखें कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम को दिया नहीं है, हाइपोथेसिस आपको दिया है, तो हाइपोथेसिस आपको बी में है। तो बी यहाँ 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, सी से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, तो ये दोनों कैंसिल हो। अब बी के बाद देखा जाए सी होगा या ई होगा, यही है। एच हो गया आपका हाइपोथेसिस और ई, डी है आपको डाटा, यह है डिजाइन ऑफ डाटा। तो डिजाइन ऑफ डाटा जो यही है आपका रिसर्च में डिजाइन अभिकल्प करना। तो हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद रिसर्च डिजाइन उसका करना, यानी ए के बाद बी के बाद आपको आ रहा है ई, यानी ऑप्शन आपको बी की ओर है, न कि ए भी आपको कैंसिल हो जाएगा। बी सही आंसर हो गया, BECAD। अंत में हम लोग फाइंडिंग्स प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर,
निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीकों का क्रम सूचक मापनी पर उपलब्ध अनुसंधान डाटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए चतुर्थक विचलन, बी छात्र का टी टेस्ट, सी शतमक श्रेणी, डी काई स्क्वायर परीक्षण, ई स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मे बी सक्सेसफुल इज टू एनालाइज रिसर्च दैट अवेलेबल ऑन ऑर्डिनल स्केल ओनली? ए क्वार्टाइल डेविएशन, बी स्टूडेंट्स टी टेस्ट, बी परसेंटाइल रैंक्स, डी काई स्क्वायर टेस्ट, ई स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड। सांख्यिकी तकनीकी के क्रम सूचक पर कौन सा डाटा विश्लेषण सफलतापूर्वक किया जा सकता है? प्रश्न यही है हमारा। तो चतुर्थक विचलन सही है आपको, छात्र का टी टेस्ट जरूरी नहीं है, शतमक श्रेणी भी सही है, काई स्क्वायर की जरूरत नहीं, स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि आपको चलेगा। यानी ए, सी और ई, ऑप्शन बी की ओर है सही आंसर का मिलान। चार पे है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन के संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। कथन दो है, पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स एस्टिमेट्स the likely size of the chance error in a single measurement. Statement 2, bias affects all the measurements the same way, pushing them in the same direction. ये समान होगा, बराबर, सेम। बार बार करने से कोई भी जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है एसडी, वह आकार के अनुमान में आने पर भी उसको देखा जा सकता है और कुछ न कुछ तो संयोगिक त्रुटि को अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि रिपीटेड उसको हम कर रहे हैं। तो ये कथन हमारा सही है। पूर्वाग्रह, बायस, यह जो है हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है और वह एक ही दिशा में सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। यह कथन भी आपको सही है। एक और दो दोनों सही है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए की ओर होगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। ए, इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। बी, इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। सी, साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। इंग्लिश इसकी है, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। ए, इट इज डिफिकल्ट टू मेक post choice answer exhaustive. B, there is loss of spontaneity in respondents answer. C, they are time consuming for interviews to administer. ऑप्शन आपको ABC में 3 ही दिया गया है, चयन करना है। कमियों की पहचान कर रहा है किसके लिए? क्लोज्ड एंडेड। इसमें क्या हो जाएगा कि समय साध्य कार्य है, साक्षात्कारकर्ताओं के लिए यह जो है कमी है। यह ऑप्शन आपको नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ए सही है और बी सही है, क्योंकि उत्तरदाता के उत्तर जो है वह स्वाभाविकता का ह्रास होता है। प्रणोदित उत्तर जो हमारा चॉइस आंसर है उसको सर्वांगपूर्ण बनाने में हमें डिफिकल्टी का होता है। तो ए और बी हमारा सही है, ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है,
दत्त का वह गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए आंतरिक वैधता, बी अभिसारी वैधता, सी अपसारी वैधता, डी बाह्य वैधता। इंग्लिश इसकी है द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स आइटम्स ऑब्जर्व्ड इन ए सिंगल रिसर्च सेटिंग रेफर्स टू ए इंटरनल वैलिडिटी, बी कन्वर्जेंट वैलिडिटी, सी डाइवर्जेंट वैलिडिटी और डी है एक्सटर्नल वैलिडिटी। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? यह अवलोकित करने की बातें हो रही है और किन परिस्थितियों में यह लागू हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वैलिडिटी। बाह्य वैधता, ऑप्शन डी यह है हमारा सही आंसर का मिलान, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन और सप्रयास अंतरण निम्न मार्ग अंतरण होता है। कथन 2, अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप पराया अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। इंग्लिश इसकी है गिवन बिलो आर two statements. Statement 1, the transfer of learning from the situation to another that is conscious and effortful is low road transfer. Statement 2 है the authentic often conscious transfer of learning to another situation is high road transfer. इसमें आपको सही विकल्प दे दिया है, पता चल गया बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है इसके लिए देखा जाए कि फॉल्स क्यों है। तो कह रहा है कि अधिगम का जो हमारा लर्निंग है वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन यानी कॉन्शस है। तो जब हम कॉन्शस है किसी चीज पर सचेत हैं तो इसका रोड ट्रांसफर जो मार्ग होगा वह निम्न नहीं होगा, या यहाँ हाई होना चाहिए था, यहाँ हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे रहा है निम्न मार्ग अंतरण होता है, तो ये हमारा गलत हो रहा है। दूसरा कह रहा है अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप प्रायः अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। उच्च मार्ग यहाँ देखा जाए अपने आप कहाँ से हाई ट्रांसफर हो जाएगा, हाई रोड ट्रांसफर, तो यह कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। यहाँ अपने आप में तो यहाँ कहीं ना कहीं हम अचेतन में है, अकॉन्शस में है। अचेतन स्थिति में जब हम हैं तो हमारा उच्च मार्ग नहीं होगा बल्कि निम्न मार्ग होगा। तो 2 भी हमारा कथन गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 की ओर। उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग की निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी? ए, उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। बी, संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सी, सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। डी, अंतर्राष्ट्रीय व वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए। ई, भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए। इंग्लिश इसकी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रिकमेंडेशन ऑफ द राधाकृष्णन कमीशन रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर। ए है द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज। बी, इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिपेयर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजीज इन फेडरल लैंग्वेज। सी, ऑल द फेडरल लैंग्वेज मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। डी है इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजिकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड। आपको कोई 3 ऑप्शन को चयन करना है, कौन सा हमारा हो जाएगा? उच्च शिक्षा के लिए पूछा जा रहा है तो माध्यम क्षेत्रीय भाषा और राधाकृष्णन जो 1948 में हमारा ये लागू हुआ, इसको शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, विश्वविद्यालय आयोग के भी नाम से भी इसे जाना जाता है। संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली उठाए जाने की घोषणा की गई थी, ये भी सही है। और सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी, जो हम लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं वो हमारा देवनागरी लिपि है, तो ये भी लिखा जाना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए, ये बातें नहीं थी, परिहार नहीं करने की बातें थी। भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत, यह भी बातें नहीं थी। यानी ए, बी और सी आपका तीनों सही है, ऑप्शन ए की ओर जा रहा है।
यह सही आंसर का मिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था ए, इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना, बी, सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित करना, सी, गैर निष्पादनकारी संस्थाओं की छटनी करना, डी, क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाना। इंग्लिश इसकी है, फ्रॉम द 4th 5-year प्लान ऑनवर्ड्स द फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन वाज टू ए, improve its quality and standard, b, encourage its unrestricted expansion in public sector, C, weed out non-performing institutions, D, restrict the entry of private players into the field। ये क्वेश्चन आपको हायर एजुकेशन से है। क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण क्या था? तो इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, इन दोनों पर हमें इम्प्रूव करने की बातें कही गई है। ऑप्शन ए की ओर होगा, यह है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Assertion A, experimental research allows you to eliminate the influence of many extraneous factors। रीजन है R, in experimental research variables are actively manipulated and environment is controlled as possible। हिंदी है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। और कारण आर है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। आपको ऑप्शन पता हो गया कि हमारा सही विकल्प ए है। तो सही विकल्प ए है, तो इसको समझा जाए कि प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये जो है यह बाह्य कारक के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। जैसे में मान लिया जाए कि हम प्रयोग कर रहे हैं और बाहरी गाड़ी घोड़ा की जो आवाज़ आ रही है गाड़ी की, या कोई बगल के क्लास में आवाज़ आ रही है, तो उस शोर को, उस नॉइज को कम करने के लिए दरवाजे पर जो पर्दा है उसको खींच दिया जाए, खिड़की को बंद कर दिया जाए, तो हमें कहीं ना कहीं दूर करने की यह अनुमति देता है। यह कथन आपको सही है। और प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में हेर फेर ये तो होता ही होता है, मैनिपुलेशन, यह जो जरूरी है कब? जब वातावरण को नियंत्रित किया जाए, आगे पीछे ये किया जाता है। तो हमारा कहीं ना कहीं बिकॉज लगाने पर ये दोनों कथन सही है और कारण भी सही है। तो ऑप्शन हमारा ए की ओर हो रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चल 11 में है, ये भी आपको आंसर दिख गया। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, द पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाट द एक्सपेरिमेंटल वांट्स। स्टेटमेंट 2 है, इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटर एंड द पार्टिसिपेंट्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस रिसर्च। कथन 1 है हिंदी में, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन 2 कह रहा है कि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है। और ऑप्शन आपको दिख गया है कि ऑप्शन हमारा सी होगा कि 1 जो है ट्रू है और स्टेटमेंट 2 है जो फॉल्स है। तो क्यों फॉल्स है इसको देखा जाए कि यहाँ जो है प्रयोगकर्ता रिसर्चर, यहाँ जो है आपका एस्पिरेंट्स है, तो इन दोनों के बीच की जो अंतः क्रिया है वह सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव, यह जो कह रहा है कि सदैव जो बेनिफिशियल है, यह कोई ज़रूरी नहीं है ऑलवेज हमारा कहीं भी रहे, तो यह कहीं ना कहीं कुछ होगा कुछ नहीं होगा, हमेशा के लिए यह बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए ये हमारा 2 कथन जो है वह गलत हो रहा है। कथन 1 कह रहा है कि ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। ब्लाइंड स्टडी, जब हम स्टडी करने के लिए, ये रिसर्च करने के लिए किसी स्थल पर पहुंचते हैं और वहाँ स्टडी करते हैं, तो कोई और भी जो है उसको जो हम देख लेते हैं कि यह उपयुक्त बैठता है और उस व्यक्ति का
जब हम इंटरव्यू लेते हैं और उसे पता नहीं होना चाहिए कि उसका इंटरव्यू हम इस सेंस से लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह रोकता है कि वह उसकी जानकारी है कि वह किस लिए किया जा रहा है। तो एक हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन सही है, तो एक सही है और दो हमारा गलत है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए, सी सही है हमारा। अब वीडियो हम लोग को दिख जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़्यादा शेयर करेंगे समझ कर करके। वीडियो पर नए हैं सेशन साझा करने के लिए, तो आप सब इसे सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। अगले वीडियो में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।